हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर एंड लिटरेचर। ये है लेक्चर नंबर 26। जॉर्ज चैपमैन और फ्रांसिस बेकन के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। और मैंने अब प्लेलिस्ट भी बना दी है ब्रिटिश लिटरेचर की, तो आप स्टार्टिंग से वहाँ पे जाके आप देख सकते हो लेक्चर्स को। और देख ज़रूर लेना पहले, अगर आपने पहले नहीं देखे हुए और आप ये वाला आपका फर्स्ट वीडियो है, प्लीज़ पिछले लेक्चर्स देख लो, क्योंकि मैंने क्रोनोलॉजी में कराया हुआ है सब कुछ। और क्रोनोलॉजी कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको पता होगा अगर आपने लेटेस्ट यूजीसी नेट के पेपर्स देखे होंगे तो क्रोनोलॉजिकली चलना है, और उसी का मेरा एक ये कोशिश है, तो प्लीज़ आप उसको फॉलो कर लो। दूसरा, मैं रेफरेंसेस दूंगी आपको कि ये मैंने पढ़ाया था और ये मैंने पढ़ाया था, तो वो आपको तभी याद होगा अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं, तो वो फिर रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन अगर आपने डायरेक्टली यही वीडियो देखोगे तो आप एकदम कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, तो ये छोटा सा डिस्क्लेमर था। अब शुरू करते हैं। तो जॉर्ज चैपमैन और फ्रांसिस बेकन में जो पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि ये दोनों ही इम्पोर्टेंट राइटर्स हैं। इम्पॉर्टेंट राइटर्स इन द सेंस इम्पॉर्टेंट नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ देयर वर्क्स बट ऑल्सो क्योंकि नेट में इन पे अभी भी सवाल आ रहे हैं और रेगुलरली पूछे जाते हैं। चैपमैन पे भी लेटेस्ट सवाल था, ठीक है। फ्रांसिस बेकन पे भी सवाल आते हैं, ये ऑप्शंस में भी बहुत बार देखे जाते हैं, पर सवाल भी आते हैं, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं जॉर्ज चैपमैन से। जॉर्ज चैपमैन की डेट्स हैं 1559 ही वॉज बॉर्न एंड 1634 ही पास्ड अवे। इनके जो वर्क्स हैं उनसे ज़्यादा भी इम्पॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं इनके बारे में जो पेपर में बहुत पूछे जाते हैं, उनके बारे में मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ एंड देन वील गो टू द वर्क्स, ठीक है। पहली चीज़ तो ये दैट ही कंप्लीटेड हीरो एंड लिएंडर। हीरो एंड लिएंडर इज अ पोएम बाय क्रिस्टोफर मार्लो। ये जो लिखा है यहाँ पे क्रिस्टोफर मार्लो, इन्हीं का एक पोएम है हीरो एंड लिएंडर, और इस पोएम को जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया था, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचो, ठीक है, कि अगर जॉर्ज चैपमैन ने किसी राइटर का वर्क कंप्लीट किया है, मतलब उस राइटर का जॉर्ज चैपमैन की लाइफ में कितना ज़्यादा इन्फ्लुएंस होगा कि उन्होंने इतना एफर्ट डाला कि वो उस राइटर के वर्क को कंप्लीट करें, ठीक है। तो क्या मैं इससे ये कंक्लूजन डिराइव कर सकती हूँ कि जॉर्ज चैपमैन वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय क्रिस्टोफर मार्लो? कर सकती हूँ। तो अब ये इन्फ्लुएंस कहाँ दिखेगा? इन्फ्लुएंस दिखेगा जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स में, और जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स में आपको दिखेगा कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं दे आर वेरी मच लाइक क्रिस्टोफर मार्लोज कैरेक्टर्स, ठीक है। इतना आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अब आते हैं हम कि इन्होंने ट्रांसलेट किया है होमर को। अभी क्या है कि ये बहुत ही लेटेस्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स हैव ट्रांसलेटेड होमर। ऑप्शन में 1 2 3 4। इट वाज एन ईजी क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि कुछ आउट ऑफ द ब्लू पूछ लिया है, पहले भी ये सवाल आया हुआ है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि इन्होंने होमर को ट्रांसलेट किया है। होमर के कौन से वर्क्स को? इलियड एंड ओडिसी। इलियड एंड ओडिसी आर इम्पॉर्टेंट वर्क्स, और इलियड की तो आपको स्टोरी आनी चाहिए क्योंकि आपको फर्दर बहुत रेफरेंसेस मिलेंगे, ठीक है। कभी कोई पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द स्टोरी के बारे में बात की होती है किसी राइटर ने, कभी किसी और स्टोरी के बारे में, कभी किसी ने इम्प्रोवाइज कर दिया होता है, पर आपको ओरिजिनल स्टोरी पता होना ज़रूरी है। आपको अभी के लिए मैं बस इतना बताऊंगी कि जो इलियड है इट्स एन एपिक विच टॉक्स अबाउट द वॉर बिटवीन ग्रीक्स एंड ट्रोजन्स। वॉर क्यों हुआ था? हेलेन की वजह से, मतलब इन द सेंस दैट पेरिस फेल इन लव विद हेलेन एंड उसकी वजह से ये वॉर हुआ था। तो वो क्या स्टोरी है वो आप प्लीज़ पता कर लो। और अभी के लिए आपको मैं ये बताती हूँ कि चैपमैन का वर्क है बेट्रेको मायोमैकिया। ना बेट्रेको मायोमैकिया ट्रांसलेट्स टू बैटल ऑफ द फ्रॉग्स एंड माइस। फ्रॉग्स या माइस सिर्फ नाम के लिए है और स्टोरी कुछ और है, ऐसा नहीं है। स्टोरी में फ्रॉग्स और माइस ही है और इन्हीं का आपस में बैटल है, ठीक है। तो अभी मैंने आपको एक और बैटल के बारे में बताया था थोड़ी देर पहले। कौन सा? इलियड। इलियड में क्या बैटल था? ग्रीक्स और ट्रोजन्स के बीच में, ठीक है। तो अब आप देखो यहाँ पे भी दो लोगों के बीच में बैटल, दो ग्रुप्स के बीच में बैटल है, राइट। तो ये एक पैरोडी है ऑफ इलियड, ठीक है। पैरोडी है ये ऑफ इलियड। पैरोडी क्या होता है? आपने किसी चीज़ को एक फ़नी वे में बता दिया, ठीक है। जो कोई चीज़ बहुत हाई स्टेचर की थी उसको आपने बहुत ही एक तरीके से रिडिक्यूल कर दिया, ठीक है। अब आते हैं जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स पे। द शैडो ऑफ द नाइट, दिस इज अ पोएम
और इन्होंने, जॉर्ज चैपमैन ने अपनी ही पोएम को बोला था कि दिस इज़ अ पुअर एंड स्ट्रेंज ट्राइफल। ट्राइफल समझते हो? ट्राइफल जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होती, मतलब ट्राइफल है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब उनके हिसाब से ये पोएम कुछ खास नहीं थी, ठीक है। बट ही डेडिकेटेड इट टू मैथ्यू रॉयडन, ठीक है। फिर इनका वर्क आता है 1595 में, ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस। दिस इज ऑल्सो अ पोएम एंड दिस इज अ रिस्पॉन्स टू इरोटिक पोएम्स ऑफ एलिजाबेथन एज। तो ये जो पोएम है ये एक रिस्पॉन्स है, एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है जो इरोटिक पोएम्स थी उस जमाने में जो लिखी जा रही थी उनके रिस्पॉन्स में, ठीक है। कौन सी पोएम्स? जैसे एस्ट्रोफिल एंड स्टेला एंड वीनस एंड एडोनिस। अब आपको इस लाइन से दो चीज़ें समझ आएंगी। एक तो ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस जो है, दिस इज अ रिस्पॉन्स टू द इरोटिक पोएम्स ऑफ एलिजाबेथन एज, और ये दोनों पोएम्स जो है वो इरोटिक पोएम्स हैं, ठीक है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किसने लिखा है? फिलिप सिडनी। अगर आपको ये याद नहीं था तो आपको रिवीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत अभी तक याद हो जाना चाहिए था, मतलब काफ़ी पहले पढ़ा है सिडनी, है ना। तो एस्ट्रोफिल एंड स्टेला किसने लिखा है? फिलिप सिडनी ने। अब थोड़ा सा डाइग्रेस करते हैं, ज़रा फिलिप सिडनी का देखते हैं कितना याद है आपको। फिलिप सिडनी में अभी जो मैं वर्क्स बोलूँगी आपको वो याद होने चाहिए। मैंने आपको लेडी ऑफ मे पढ़ाया है, ठीक है। एस्ट्रोफिल एंड स्टेला पढ़ाया है। द काउंटेस ऑफ पेम्ब्रोक आर्केडिया पढ़ाया है। और एक बहुत फेमस, द डिफेंस ऑफ पोएजी, ठीक है। द डिफेंस ऑफ पोएजी वॉज अगेंस्ट विच वर्क? अ रिस्पॉन्स टू विच वर्क? स्टीफन गुसॉन्स स्कूल ऑफ अब्यूज। क्या बोला था स्टीफन गुसॉन ने स्कूल ऑफ अब्यूज में? दैट पोएट्री इज अ मदर ऑफ लाइज। और फिलिप सिडनी ने डिफेंड किया था जो स्टीफन गुसॉन बोल रहे थे पोएट्री के बारे में, फिलिप सिडनी ने डिफेंड किया था कि नहीं, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए थे जिनके बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया हुआ उस वीडियो में, फिलिप सिडनी वाली वीडियो में, ठीक है। चलो, दूसरा आ गया वीनस एंड एडोनिस। ये जो है ये शेक्सपियर की पोएम है। ये जब हम शेक्सपियर पढ़ेंगे तब देखेंगे इन्हें, अभी के लिए बस ये याद रखो कि शेक्सपियर की पोएम है। सो टू पोएम्स, एस्ट्रोफिल एंड स्टेला एंड वीनस एंड एडोनिस, दीज आर इरोटिक पोएम्स, और इनके रिस्पॉन्स में लिखा गया है ओविड्स बैंक्वेट ऑफ सेंस विच इज अ वर्क, अ पोएम बाय जॉर्ज चैपमैन, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट वर्क पे, द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अच्छा, इससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या वर्क्स हैं। आपने देख रहे होगे मैं स्माइली और थोड़ा सैड फेस ये बना रखे हैं मैंने जॉर्ज चैपमैन के आगे। जॉर्ज चैपमैन की जब हम बात करते हैं ना तो इनके वर्क्स में आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि कौन सी कॉमेडी है और कौन सी ट्रेजेडी है। अब क्या है ना कि वैसे बाकी राइटर्स जो आप देखोगे अभी तक मोस्टली या तो प्रीडोमिनेंटली ट्रेजेडीज लिखेंगे या प्रीडोमिनेंटली कॉमेडीज लिखेंगे। इनका ना दोनों था, ये कॉमेडीज भी लिखते थे और ट्रेजेडीज भी लिखते थे। तो आपको वर्क्स का पता होना चाहिए जो आप पढ़ोगे कि ये कॉमेडी है या ट्रेजेडी है। अब जो मैंने इंक्लूड किए हैं यहाँ पे तो मोस्टली कॉमेडीज़ हैं, लेकिन इन्होंने ट्रेजेडीज़ भी काफ़ी लिखी हैं। वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है तो उन्हें हम नहीं पढ़ेंगे, पर कॉमेडीज़ और ट्रेजेडीज़ दोनों में ही अच्छा लिखते थे, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब आ जाओ द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया। ब्लाइंड बेगर जो है टाइटल में द अपोनिमस, ये आपने टर्म सुने? अपोनिमस बेसिकली टाइटल में अगर किसी चीज़ का नाम हो ना तो उसे एपोनिमस बोलते हैं। आप इसको सर्च करना कि एपोनिमस क्या होता है। तो हु इज़ द एपोनिमस ब्लाइंड बेगर? इट्स क्लींस। सो इट्स क्लींस हु इज़ अ शेपर्ड। नाउ शेपर्ड से ही राइजेस टू द रैंक ऑफ द किंग ऑफ इजिप्ट। तो एक बहुत जो क्लाइंबिंग है, सोशल लैडर पे जो क्लाइंबिंग है, जिसे कहते हैं ना हम सोशल लैडर पे क्लाइंब, सोशली आप कितना रैंक में आगे हो तो उसे बोलते हैं सोशल क्लाइंबिंग। आप अगर एक पोजीशन विच वाज नॉट ऑफ सच स्टेचर से एक हाई स्टेचर की पोजीशन पे पहुंच जाओ तो दैट इज कॉल्ड आपने एक सोशल क्लाइंबिंग करी, ठीक है। तो शेपर्ड से वो बन जाते हैं किंग ऑफ इजिप्ट, एंड दिस इज अ पैरोडी ऑफ टैम्बरलेन, ठीक है। अब टैम्बरलेन वाज अ वर्क बाय अगेन क्रिस्टोफर मार्लो। तो आप देख रहे हो क्रिस्टोफर मार्लो का इन्फ्लुएंस जॉर्ज चैपमैन के वर्क्स में। मैंने आपको बताया कि हीरो एंड लिएंडर जो क्रिस्टोफर मार्लो का वर्क था
उसे जॉर्ज चैपमैन ने कंप्लीट किया। मैंने आपको बताया कि उनके जो कैरेक्टर्स हैं, जॉर्ज चैपमैन के जो कैरेक्टर्स हैं, वो क्रिस्टोफर मार्लो के कैरेक्टर्स से काफ़ी सिमिलर हैं। फिर अब मैं आपको बता रही हूँ, पहले मैंने आपको एक और बात बताई कि इलियड का जो पैरोडी है वो कौन सा है, बेट्रेकोमायोमैकिया, चैपमैन का वर्क। ठीक है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं कि पैरोडी ऑफ टैम्बरलिन भी लिखी हुई है जॉर्ज चैपमैन ने, जो कि क्या है, द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया। अब अगर देखो, मैं आपको टैम्बरलिन की स्टोरी अभी नहीं बताऊंगी, ये क्रिस्टोफर मार्लो के टाइम पे हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको आइडिया लग रहा है कि क्या हो सकता है टैम्बरलिन में। टैम्बरलिन भी कुछ नहीं है, उसमें भी जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो शेपर्ड से किंग बनता है अल्टीमेटली। तो उसी चीज़ को, उसी स्टोरी को इन्होंने पैरोडी बना दिया है। ठीक है, अब आ जाओ आप नेक्स्ट वर्क, अ ह्यूमरस डेज मर्थ। अभी बताती हूँ मैं ना, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स वगैरह, पहले आप आगे भी देख लो। फिर आता है बसी डी एम्बॉयस विच इज़ अ ट्रेजिडी। देन कम्स ऑल फूल्स विच इज़ अ कॉमेडी अगेन। ठीक है, ना ह्यूमरस डेज मर्थ एंड ऑल फूल्स, ये दोनों ही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जॉनर के हैं। कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जॉनर, जॉनर ये वाला, जस्ट इन केस, क्योंकि इसकी प्रोनाउंसिएशन काफ़ी लोग अलग अलग बोलते हैं, कोई कुछ बोलता है कोई कुछ, तो मैंने लिख दिया जॉनर। तो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जॉनर की ये है, और कॉमेडी ऑफ ह्यूमर जो था वो बेन जॉनसन ने दिया था। अब कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स जो है ये एक अपने आप में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो मैं बेन जॉनसन के टाइम पे डिटेल में डिस्कस करूँगी, पर अभी के लिए थोड़ा सा किसी को बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है तो मैं सुना देती हूँ, है ना। तो ह्यूमर्स क्या होता है, पहली बात तो ह्यूमर्स इज नथिंग रिलेटेड टू योर कॉमेडी। मतलब ह्यूमर होता है ना कि हाँ यू सो ह्यूमरस एंड एवरीथिंग, मतलब वो वाला ह्यूमर नहीं है ये है लिक्विड। ह्यूमर इज अ लैटिन वर्ड फॉर लिक्विड। यू डोंट हैव टू रिमेंबर कि लैटिन है या ग्रीक है, लेकिन ये पता होना चाहिए कि ह्यूमर लिक्विड है। अच्छा, लिक्विड कौन से लिक्विड, हमारी बॉडी के लिक्विड्स, हमारी बॉडी में लिक्विड्स होते हैं। तो ये 4 लिक्विड्स के बारे में बात करते हैं। ब्लड, फ्लेम, येलो बाइल या फिर कॉलर, ब्लैक बाइल, ये 4 हो गए, 4 लिक्विड्स। ठीक है, अब ये कहते हैं बेन जॉनसन कि अगर ये सारे ह्यूमर्स, ये सारे लिक्विड्स एक इंसान में एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट हों तो ये बैलेंस हो जाते हैं और एक हेल्दी इंडिविजुअल बनता है। ठीक है, लेकिन अगर इनमें से कोई भी ज़्यादा कम हो जाए तो इंसान जो होता है वो एक पर्टिकुलर ट्रेट उसमें डोमिनेंट हो जाता है। जैसे अगर ब्लड ये वाला ह्यूमर ज़्यादा है तो वो बंदा बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक होगा। ठीक है, वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक। जो फ्लेम है जिसमें ज़्यादा, वो बहुत काम रहेगा, बहुत कंपोज्ड रहेगा। ठीक है, जिसमें येलो बाइल है या कॉलर बोलते हैं इसको। अच्छा, इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि इनसे क्या होता है, आपको बाइल पता है, मतलब अभी ब्लड और फ्लेम तो आपको समझ आ गया होगा कि ब्लड कहाँ होता है, फ्लेम कहाँ होता है हमारी बॉडी में। बाइल अगर आपको याद हो 10th क्लास के साइंस की बुक्स, अगर बड़े टाइम हो गया मुझे पता है, बहुत पुरानी बात हो गई है, लेकिन अगर आपको थोड़ा याद हो, लिवर जो होती है हमारी वो बाइल सिक्रीट करती है, और वो स्टोर कौन करता है, गॉल ब्लैडर। ठीक है, तो ये वहाँ होते हैं लिक्विड्स हमारी बॉडी में। तो यहाँ पे 2 बाइल्स की बारे में बात करते हैं, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। तो येलो बाइल अगर किसी में ज़्यादा है तो वो इंसान बहुत ही इल टेम्पर्ड रहेगा। ठीक है, इल टेम्पर्ड। और अगर किसी में ब्लैक बाइल ज़्यादा है तो वो बहुत दुखी रहेगा। ठीक है, ये होता है, और यही कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स है बेन जॉनसन ने जो दिया है। और ये दोनों वर्क्स, अ ह्यूमरस डेज मर्थ एंड ऑल फूल्स, ये कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के अंदर आते हैं, इसी जॉनर में फॉल करते हैं। ठीक है, जो ऑल फूल्स है ये भी रिसेंटली पूछा गया है पेपर में, और उसमें आपको ये पता होना ज़रूरी था कि ऑल फूल्स एक कॉमेडी है। ठीक है, अब ये तो यार मतलब ये तो वैसे समझ आ रहा है टाइटल से, ऑल फूल्स कॉमेडी लग रही है ना। और अ ह्यूमरस डेज मर्थ भी लग रहा है कॉमेडी। देखो हमेशा नहीं लगता है टाइटल को देख के, कई बार वो पर जो लगता है वो याद करना आसान होता है, तो वो तो ऐसे याद कर लो कि हाँ ये तो लग ही रहा है।
जो नहीं लग रहा ना उस पर ध्यान देना होता है कि हाँ ये साउंड नहीं कर रहा टाइटल से। लाइक फॉर एग्जाम्पल द ब्लाइंड बेगर ऑफ एलेक्जेंड्रिया से मतलब मुझे नहीं लग रहा था कि ये कॉमेडी होगी, पर ये कॉमेडी है। ठीक है, तो ये याद करने में ये याद करना है मुझे, ये तो मुझे पेपर में देख के पता चल जाएगा कि हाँ ये कॉमेडी है। ठीक है, ओके। ऑल फूल्स वॉज इंस्पायर्ड बाई टेरेंस। कौन से वर्क्स? द सेल्फ टॉर्मेंटर एंड ब्रदर्स। ये दो वर्क्स हैं टेरेंस के जिन्होंने इंस्पायर किया है ऑल फूल्स को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लेना। फिर आ जाओ ईस्टवर्ड हो पे। ईस्टवर्ड हो इज अ कोलैबोरेशन बिटवीन बेन जॉनसन, जॉन मार्स्टन एंड ऑफ कोर्स जॉर्ज चैपमैन। ठीक है, सो जॉर्ज चैपमैन आपके कंप्लीट हो गए हैं, और इसमें भी ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, मतलब एकदम बहुत ही अच्छे से, और एक ये बहुत अच्छे से याद कर लेना। याद तो बाकी भी करने हैं, ये राइटर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, सो यू हैव टू नो एवरीथिंग दैट आई हैव टोल्ड यू। बट ये तो मतलब ऐसे याद करना कि मतलब कैसे याद करना, मतलब एकदम आपको मतलब आना चाहिए ये, कि जब भी पूछ लो तो ये आना चाहिए। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट है ये दोनों फैक्ट्स। अब आते हैं फ्रांसिस बेकन पे। तो फ्रांसिस बेकन की जो डेट्स हैं वो है 1561 से 1626। ठीक है, ही वॉज द फादर ऑफ इंग्लिश एसेज। ना, फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, ये देख के ही आपके दिमाग में ये आना चाहिए था कि अच्छा फादर ऑफ इंग्लिश एसेज, इसका मतलब फादर ऑफ एसेज कोई और होगा। ठीक है, बिल्कुल कोई और ही है फादर ऑफ एसेज, वो है मोंटेन। इनका पूरा नाम है माइकल डी मोंटेन, पर वो आपको याद नहीं करना। मोंटेन जो सरनेम होता है वो ज़्यादातर इसी नाम से इनको जाना जाता है, तो आप ये याद कर लो। ठीक है, तो मोंटेन जो है ये एक फ्रेंच राइटर थे, फ्रेंच, ये भी याद रखना, फ्रांस के थे ये। और अब हम बात करेंगे ऐसे बेकन के हिसाब से क्या थे, क्योंकि अगर बेकन फादर ऑफ इंग्लिश एसेज हैं तो हमें ये जानना ज़रूरी है कि वो सोचते क्या थे, एसेज होते क्या हैं। ठीक है, उन्होंने कुछ दिया होगा डेफिनेशन, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वर्बेटिम याद कर लेना, ये जो दो चीज़ें हैं। ठीक है, रिसेप्टिकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स एंड डिस्पोजेस्ड मेडिटेशंस। काफ़ी भारी शब्द हो गए ना, चलो इसको समझते हैं। रिसेप्टिकल मतलब कोई भी वो चीज़ जो किसी चीज़ को ले सकती, इन द सेंस जिसे रिसीव कर सकती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक पॉट है, देन इट इज़ अ रिसेप्टिकल फॉर फ्लावर्स। ठीक है, या ह्यूमन माइंड है, इट्स अ रिसेप्टिकल फॉर आइडियाज़, राइट। तो जो चीज़ किसी चीज़ को कंटेन कर सकती है, सो रिसेप्टिकल फॉर डिटैच्ड थॉट्स। इस पूरे लाइन में ना ये डिटैच्ड इज़ नोट वर्दी। वाई? ये थॉट्स जो है ये डिटैच्ड है। ठीक है, इनका ज़रूरी नहीं है कि कोई कनेक्शन है, दे आर डिटैच्ड थॉट्स। ये सॉरी, डिटैच्ड, डिस्पोजेस्ड, ये वर्ड्स देख रहे हो आप जब ऐसे को डिस्क्राइब कर रहे हैं ये। और मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन होता है जो नॉर्मल बोल रही हूँ, जो मेडिटेशन हम सुबह करते हैं वो क्या होता है? वो ये होता है कि हम ध्यान लगाते हैं एक पर्टिकुलर चीज़ पे। ठीक है, ताकि हमारा ध्यान बाकी सारी चीज़ों से हट सके और हम कॉन्सेंट्रेट कर सकें। सिमिलरली मेडिटेशंस भी, यहाँ पे भी जो मतलब है वो यही है कि आप कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो एक पर्टिकुलर टॉपिक पे। तब जब आप एक पर्टिकुलर टॉपिक पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे हो तो उसके बारे में जो आपको थॉट्स आ रहे हैं वो आप लिखोगे ऐसे में। ठीक है, सो दैट इज डिस्पोजेस्ड मेडिटेशंस। ठीक है, ओके। फिर उन्होंने बोला है कि ऐसे इज एन एफोरिस्टिक एक्सप्रेशन ऑफ एक्यूमुलेटेड पब्लिक विजडम। ओके, पहली बात तो एफोरिस्टिक क्या होता है? एफोरिस्टिक मतलब अगर जैसे हमारे स्कूल में क्या होता था जब मैं छोटी थी, तो रोज़ थॉट ऑफ द डे होता था कि कभी हो जाएगा वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, कई बार आएगा हेल्थ इज़ वेल्थ, ये सारी चीज़ें तो बहुत ही कम शब्दों में आपको एक बहुत बड़ा मीनिंग कन्वे कर रही हैं, राइट। तो ये जो चीज़ होती है ना कि कम शब्दों में एक बहुत बड़ी बात कह देना, उन्हें एफोरिस्टिक एक्सप्रेशंस कहते हैं। ठीक है, तो बेकन ने ऐसे के लिए बोला था कि एसेज आर एफोरिस्टिक एक्सप्रेशंस ऑफ एक्यूमुलेटेड पब्लिक
विजडम, बेसिकली ज्ञान की बातें, ठीक है। अच्छा, बेकन के एसेज का एक फीचर जो आपको पता होना चाहिए, एक एट्रीब्यूट जो आपको पता होना चाहिए, वो ये है कि इनमें पर्सनल टच नहीं था। बेकन के एसेज में पर्सनल टच नहीं था, ठीक है। लेकिन इनका एक वर्क है ऑफ गार्डन्स, दिस इज हिज ओनली पर्सनल एसे। अब बताएं, आप मेरे से पूछोगे ठीक है पर्सनल एसे क्या हुआ और कैसे हुआ। अभी देखो, अभी तो जैसे मैं आपको एसेज आगे बताऊंगी क्या क्या एसेज हैं, तो उनसे आपको समझ आएगा कि ये पर्सनल नहीं है। जैसे ये बात करेंगे स्टडीज़ के बारे में, बात करेंगे मैरिड लाइफ के बारे में, बात करेंगे, लेकिन उसमें ना ये अपने बारे में बात नहीं करते हैं कि हाँ मेरी लाइफ में क्या चल रहा है और क्या नहीं, ठीक है। इसीलिए ये पर्सनलाइज्ड एसेज नहीं है। अगर आप रोमांटिक एज में जाओगे ना आगे, जैसे चार्ल्स लैम्ब एक बहुत फेमस एसेइस्ट है ऑफ द रोमांटिक एज, वो उनकी जब आप एसेज देखोगे ना, आपको पता चलेगा कि वो उनकी लाइफ का बहुत रोल रहा है उनके एसेज में। उनके एसेज बहुत पर्सनल थे, ठीक है। तो वो होते हैं पर्सनलाइज्ड एसेज। ये कंप्लीटली बिल्कुल पर्सनल नहीं है। एक वर्क है सिर्फ ऑफ गार्डन्स बेकन का, जो कि एक पर्सनल एसे है, ठीक है। नाउ बेकन जो थे, इनका एक साइंटिफिक अप्रोच था, ठीक है, एंड ही इन्फ्लुएंस्ड द रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड, ठीक है। फिर ये इंटरेस्टिंग फैक्ट है इनके बारे में कि ही वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय मैकियावेली। नाउ मैकियावेली, इफ यू डोंट नो, ही रोट दिस कंट्रोवर्शियल वर्क कॉल्ड प्रिंस। इनका जो ये वर्क था प्रिंस, इसमें इन्होंने बोला था कि अगर राजा को कुछ ऐसे प्रोसेसेस से भी गुजरना पड़ता है या ऐसी चीज़ें भी करनी पड़ती हैं जो शायद उतनी एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी के लिए, टू एस्टैब्लिश हिज किंगडम, देन दैट्स ऑल राइट, मतलब कोई बात नहीं। तो ये कहते थे कि अगर अपने किंगडम की एस्टैब्लिशमेंट के लिए मान लो मर्डर्स भी करने पड़ रहे हैं, है ना, तो भी वो इनके हिसाब से गलत बात नहीं थी। तो ये जो वर्क है ना प्रिंस, पढ़ना आप इसके बारे में, ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल वर्क है और बहुत डिबेट रही है इसकी थ्रू आउट। अब ये क्या कहते हैं फ्रांसिस बेकन, ये कहते हैं वी आर मच बिहोल्डन। बिहोल्डन मतलब तो किसी ने आपके लिए कुछ अच्छा किया है और उसके लिए आप उनके शुक्रगुजार हो, आप उनको मतलब उन्होंने आपको जो बताया है उसके लिए आप उनसे थैंकफुल हो, ठीक है, ग्रेटफुल हो, है ना। तो वी आर मच बिहोल्डन टू मैकियावेली। उन्होंने कहा मैकियावेली ने हमें एक बहुत अच्छी चीज़ बताई है। उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि लोगों को क्या करना चाहिए, उन्होंने हमें ये बताया कि लोग एक्चुअली करते क्या हैं। सो व्हाट ही रोट वाज व्हाट मेन डू, नॉट व्हाट दे ऑट टू डू। मतलब लोग क्या करते हैं, ना कि क्या उन्हें करना चाहिए। मैकियावेली उस बारे में बात करते थे और इसीलिए हम मतलब उन्होंने हमारे पे एक तरीके से एक फेवर किया है हमें ये बता के, ठीक है। एक एफोरिज्म जो है वो फ्रांसिस बेकन का भी काफ़ी फेमस है, विच इज़ नॉलेज इज़ पावर। ये जो एफोरिज्म है, दिस वॉज इन हिज वर्क मेडिटेशंस सेक्रे, और ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये आप प्लीज़ याद रख लो, ठीक है। अब आ जाते हैं फ्रांसिस बेकन का बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वर्क, एसेज, ठीक है। एसेज 3 एडिशंस में आए थे। द फर्स्ट एडिशन हैड 10 एसेज, 1597 में थी। सेकेंड एडिशन में 38 एसेज, 1612 में पब्लिश हुई थी। 58 एसेज थे थर्ड एडिशन में और ये 1625 में पब्लिश हुई थी, ठीक है। अब वैसे मैं आपको यूजुअली डेट्स याद करने को नहीं बोलती हूँ, बट ये डेट्स इंपॉर्टेंट है और अगर आपको ये याद हो सके तो बहुत ही अच्छी बात है, ये इंपॉर्टेंट है। 1597 तो बिल्कुल ही याद कर लेना, अगर आपको ये दोनों नहीं भी हो रही हैं तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, 1597, ठीक है। अभी ये ना मैंने क्रोनोलॉजी में नहीं लगाया क्योंकि ऐसे फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है मुझे समझाना कि अच्छा ये एसेज का सेकंड एडिशन आ गया, अब थर्ड एडिशन आ गया। तो ये अगर आपको क्रोनोलॉजी में रखने हैं तो आप अरेंज कर लो। मैं आपको पहले बता रही हूँ कि ये क्रोनोलॉजी में नहीं है, मतलब इनके बीच में और वर्क्स हैं, फिर यहाँ पे भी और वर्क्स हैं जिनके बारे में अभी बात करूँगी, ठीक है। उस हिसाब से नोट्स बनाना। तो सबसे पहले इनका वर्क आया सीन एंड अलाउड। ये इनका फर्स्ट पब्लिश्ड बुक थी
So this is very important. Seen and allowed. Then comes the advancement of learning. जो the advancement of learning है वो आया आपका 1605 में, और इनका फुल टाइटल है ऑफ द प्रोफिशंस एंड एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग डिवाइन एंड ह्यूमन. ये दोनों कीवर्ड्स ना इम्पॉर्टेंट है, इनको याद रखना, ठीक है. फिर आ जाता है अगला वर्क 1620 में, द ग्रेट इंस्टॉरेशन. जो द ग्रेट इंस्टॉरेशन है, पहले तो आपको टाइटल समझ आना चाहिए. इंस्टॉरेशन, डज इट साउंड सिमिलर टू रेस्टोरेशन? येस, इट डज साउंड सिमिलर, और मतलब भी सिमिलर है. रेस्टोरेशन क्या होता है? आपने किसी को रिस्टोर करा, जो चीज़ ठीक नहीं रही थी उसको आपने वापस उसकी ओरिजिनल पोजीशन पे लाए, ठीक है. तो इधर भी रेस्टोरेशन की बात हो रही है, पर किस चीज़ की? आर्ट्स एंड साइंसेस की रेस्टोरेशन की बात हो रही है, ठीक है. फिर आ जाओ 1620 में, नोवम ऑर्गेनम. अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, नोवम ऑर्गेनम. ये क्या है? इसमें इन्होंने एरिस्टोटल का एक वर्क है ऑर्गेनोन, उसको क्रिटिसाइज़ किया है. अच्छा, अब क्रिटिसाइज़ किया है तो हमें पता तो होना चाहिए कि ऑर्गेनोन में लिखा क्या था. ऑर्गेनोन में ना डिडक्टिव लर्निंग की बात है. डिडक्टिव क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोल दिया कि जो ट्रीज़ होते हैं ना वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है. या ट्रीज़ है ना, तो ऐसा सोचो जो पत्ते होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है. फिर अब आप देखोगे, मतलब ये आपको एक हाइपोथेसिस दे दिया मैंने. उसके बाद अब आप आसपास देखोगे कि पत्ते जो होते हैं वो कौन से कलर के होते हैं. चलो, देखा कि हाँ ये वाला पत्ता ग्रीन कलर का है, ठीक है. फिर देखा हाँ ये वाला पत्ता भी ग्रीन कलर का है. फिर देखा अच्छा उस वाले प्लांट का भी पत्ता ग्रीन कलर का होता है. तो आप एक कंक्लूजन पे पहुंच गए कि ठीक है, एक एग्जाम्पल्स हो गए ये कि हाँ जो हाइपोथेसिस थी वो ठीक थी. हाइपोथेसिस क्या थी? कि पत्ते ग्रीन होते हैं. लेकिन इसके अगेंस्ट थे बेकन. वो कहते थे कि मेथड ना इंडक्टिव होना चाहिए. मतलब आप पहले मत बताओ कि पत्ते ग्रीन होते हैं, पहले क्या करो, ऑब्जर्वेशंस करो कि हाँ इस वाले प्लांट के पत्ते ग्रीन है, उस वाले प्लांट के भी पत्ते ग्रीन है, उस वाले प्लांट के भी पत्ते ग्रीन है. इसका मतलब पत्ते जो होते हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है. तो इसमें हाइपोथेसिस नहीं दी, इसमें कंक्लूजन ड्रॉ किया आपने ऑब्जर्वेशन से, ठीक है. तो फ्रांसिस बेकन जो थे वो इस मेथड को एडवोकेट करते थे, ठीक है. और इसे आप बेकोनियन मेथड भी कहते हो. ऑलराइट, इसमें ना 4 टर्म्स हैं, इनको याद कर लो, डिटेल में नहीं जाना है. यहाँ पे मैंने आपको मीनिंग्स दिए हैं जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, बट आप बस इतना याद कर लो. आइडोला ट्राइबस, आइडोला स्पेकस, आइडोला फोरी एंड आइडोला थिएटरी की बात की हुई है इन नोवम ऑर्गेनम, ठीक है. दैट इज़ अबाउट नोवम ऑर्गेनम. अब आते हैं हम न्यू अटलांटिस पे. ये एक इम्पॉर्टेंट वर्क है और आपको ये भी याद रखना है कि ये पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड है. पॉस्ट्यूमसली क्या होता है? आफ्टर डेथ. अच्छा, इतना तो अभी आपको लग ही गया होगा पता कि जो भी नॉर्मली लास्ट वर्क में बता रही होती है वो पॉस्ट्यूमसली होता है मोस्टली. वो क्यों? ऑब्वियस है ना यार कि किसी ने कोई लिख रहा है और प्रोबेबली अनफॉर्चुनेटली व्हेन दैट पर्सन वाज इन द कोर्स ऑफ हिज वर्क ही पास्ड अवे, या फिर हो सकता है कंप्लीट कर लिया हो लेकिन उसके बाद बिफोर इट गॉट पब्लिश्ड दैट पर्सन पास्ड अवे, ठीक है. तो वो यूजुअली लास्ट वर्क्स पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड होते हैं, ठीक है. तो न्यू अटलांटिस जो है वो भी एक पॉस्ट्यूमसली पब्लिश्ड वर्क है ऑफ फ्रांसिस बेकन. इस वर्क में जो दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है, पहला तो इसमें एक फिक्शनल सिटी है बेंसिलम, इसका नाम इम्पॉर्टेंट है पेपर पर्सपेक्टिव से, ये याद कर लेना. दूसरा इसमें सैलोमन्स हाउस है. तो सैलोमन्स हाउस है क्या? अब ये हाउस है, मतलब ये घर नहीं है, लग रहा है कि घर होगा लेकिन घर नहीं है. इट्स अ कॉलेज एंड इट्स एन आइडियल कॉलेज. आइडियल को लिटरेचर में एक और टर्म देते हैं, यूटोपियन. यूटोपियन कहाँ से? यूटोपिया किसने लिखा था? जल्दी बताओ जल्दी, ये अभी तक याद होना चाहिए. यूटोपिया किसने लिखा था? थॉमस मोर, ठीक है. याद है कुछ? किसने ट्रांसलेट किया था यूटोपिया को इंग्लिश में? रैल्फ रॉबिन्सन. कब किया था? 1551. ये फैक्ट्स आपको अभी तक याद होने चाहिए, नहीं है तो आप इनको रिपीट करो पहले, ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है. चलो, तो आइडियल कॉलेज है ये आपका सैलोमन्स हाउस, और इस कॉलेज में मॉडर्न रिसर्च होती है. कुछ कनेक्ट कर पा रहे हो आप?
साइंटिफिक है फ्रांसिस बेकन बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी बताया कि रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने इन्फ्लुएंस किया था क्योंकि ये साइंटिफिक थे। अब आप यहाँ देखो, मैंने आपको बताया मॉडर्न रिसर्च प्रमोट कर रहे हैं, यहाँ आपको बताया इंडक्टिव लर्निंग प्रमोट कर रहे हैं, है ना, कि ऑब्जर्व करो फिर एक कंक्लूजन निकालो। काफ़ी साइंटिफिक अप्रोच है राइट इनका ओवरऑल। ठीक है, तो न्यू अटलांटिस जो है दिस वाज इनिशियली द पार्ट ऑफ सिल्वा सिल्वेरम, जो कि फ्रांसिस बेकन का एक और वर्क है। ठीक है, सिल्वा सिल्वेरम का पार्ट है न्यू अटलांटिस, इनिशियली इट वाज। ठीक है, ये तो जी हो गए आपके वर्क्स। अब हमें पढ़ने हैं एसेज, क्योंकि फ्रांसिस बेकन के जो एसेज मैंने बताया पहले 10 एसेज थे, फिर 38 थे, फिर 58 थे, डेट्स भी बताई थी, याद है? फर्स्ट की याद होनी चाहिए, वो तो याद होनी ही चाहिए। सोचो सोचो सोचो, 1597 यही थी ना, है ना? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब उसमें भी जो थर्ड एडिशन था जिसमें 58 एसेज, उसमें ऑफ ट्रूथ जो था दैट वाज द ओपनिंग एसे, मतलब फर्स्ट एसे ऑफ द थर्ड एडिशन, द फाइनल एडिशन ऑफ एसेज, थर्ड इज द फाइनल एडिशन, है ना, दैट इज ऑफ ट्रूथ। ऑफ ट्रूथ की ओपनिंग लाइन क्या है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी गई है, ये याद कर लेना। व्हाट इज द ट्रूथ सेड जेस्टिंग पिलाटे एंड वुड नॉट स्टे फॉर एन आंसर। ये जो लाइन है जो ऑफ ट्रूथ में लिखी हुई है, ओपनिंग लाइन है ऑफ ट्रूथ की, ये फ्रांसिस बेकन की ओरिजिनल लाइन नहीं है, ये इन्होंने खुद भी ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स बाय टाइटस लुक्रेशियस कैरस से ली है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद कर लेना। ऑन द नेचर ऑफ थिंग्स बाय टाइटस लुक्रेशियस कैरस, जो कि एक रोमन थे। ठीक है, अब आ जाओ ऑफ फ्रेंडशिप पे। इट ओपन्स विद दिस लाइन, whosoever is delighted in solitude is either a wild beast or a god। तो जिसको भी सॉलिट्यूड, अकेलापन अच्छा लगता है, वो या तो एक वाइल्ड बीस्ट है या तो वो गॉड है। और ये किसने बोला है? एरिस्टोटल ने बोला है, और इनको कोट किया है ऑफ फ्रेंडशिप में बाय बेकन। ठीक है, फिर आता है ऑफ मैरिज एंड सिंगल लाइफ, फिर ऑफ स्टडीज। ऑफ स्टडीज की एक फेमस लाइन है, सम बुक्स आर टू बी टेस्टेड, others to be swallowed and some food to be chewed and digested। ठीक है, फिर है ऑफ ग्रेट प्लेस, ऑफ ट्रैवल, ऑफ लव। ऑफ लव जो है, इसमें ये बोलते हैं कि जो लव स्टेज पे दिखाया जाता है, जो पोर्ट्रेयल है लव का, वो बहुत एग्जैजरेटेड है, इट्स फार फ्रॉम रियलिटी, है ना। एंड देन ही हैज़ दिस कोट इन दिस वर्क, this famous line that he has written, it is impossible to love and to be wise। alright, फिर ऑफ एम्बिशन, ऑफ एडवर्सिटी। जो ऑफ एडवर्सिटी है ना, उसमें इन्होंने बहुत पॉजिटिव वे में देखा है एडवर्सिटी को। एडवर्सिटी क्या होती है? कोई प्रॉब्लम आ गई आपकी लाइफ में, तो ये कहते हैं कि जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है ना, तो वो हमें मोल्ड करती है, वो हमें बहुत कुछ सिखा के जाती है, हमारी पर्सनालिटी को शेप करती है। तो ऐसा नहीं बोल रहे कि प्रॉब्लम जो है वो अच्छी नहीं होती, वो उसको पॉजिटिव वे में देखते हैं कि नहीं, प्रॉब्लम से हमारी लाइफ में बहुत हेल्प होती है। ठीक है, हमारी पर्सनालिटी शेप होती है। तो दैट इज ऑफ एडवर्सिटी। फिर आता है ऑफ एथिज्म। एथिज्म की अगेंस्ट थे, इवन दो ये साइंटिफिक थे एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स जो मैंने आपको बताई, इंडक्टिव लर्निंग एंड रॉयल सोसाइटी ऑफ इंग्लैंड को इन्होंने इन्फ्लुएंस करा, बेंसिलम और सालोमन्स हाउस जहाँ पे मॉडर्न रिसर्च होती थी, विच फिगर्स इन द वर्क न्यू अटलांटिस। उसके इन सब साइंटिफिक बातों के अलावा ही was opposed to atheism, that means he believed in God and he wanted people to believe in God। ठीक है, लेकिन he was against superstition। जो इनका वर्क है ऑफ सुपरस्टिशन, उनमें उसमें इन्होंने सुपरस्टिशन को अपोज किया है और उन्होंने बोला है इससे तो बंदा एथीस्ट ही हो जाए पर सुपरस्टिशियस ना हो। ठीक है, तो ये है फ्रांसिस बेकन ने ऑफ सुपरस्टिशन में बोला है। फिर है ऑफ रिवेंज। ऑफ रिवेंज में वो कहते हैं, अ मैन दैट स्टडीज रिवेंज कीप्स हिज ओन वुंड ग्रीन
विच अदरवाइज वुड हील। तो क्या कह रहे हैं कि अपने घाव को इंसान भरने ही नहीं देता अगर वो रिवेंज लेने की कोशिश करे या सोचता रहे। जो भी इंसान अपने दिल में रिवेंज रखेगा उसका अपना ही घाव जो है वो नहीं भरेगा। तो ये कह रहे हैं वो ऑफ रिवेंज में। फिर आता है ऑफ डेथ। ना डेथ को भी ये पॉजिटिव लाइट में देखते हैं, मतलब ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव पर्सन लग रहे हैं। तो ये हो गए आपके फ्रांसिस बेकन भी कंप्लीट। ये जो आपको इतने सारे मैंने एसेस बताए ना, ये थोड़ा सा पैटर्न भी ऑब्जर्व करना है ना, कि इसे ऑफ ट्रूथ है, ऑफ फ्रेंडशिप, ऑफ स्टार्टिंग में आ ही रहा है सबके, है ना। तो थोड़ा सा कई बार गेसिंग में हेल्प करती हैं, चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। अब कल को कुछ और ही आ जाएगा कि ये हाउ मेनी एसेज आई टॉक्ड अबाउट 58 एसेज इन द फाइनल एडिशन। अब 58 तो नहीं पढ़ सकते ना आप। ये कुछ ऐसे एसेज हैं जो यूजुअली यूनिवर्सिटीज़ में प्रिस्क्राइब्ड हैं या कॉलेजेस में लोगों ने पढ़े हुए हैं। तो वो एसेस के बारे में थोड़ा थोड़ा मैंने आपको बता दिया है, लेकिन और भी बहुत सारे एसेस हैं। और मान लो पेपर में कोई और ही ऐसे आ जाता है तो गेस कर लेना आप कि हाँ फ्रांसिस बेकन एसेस थे और उन्होंने ऐसे से एसेस लिखे, तो हो सकता है उन्होंने इस बारे में भी लिखा हो। और बहुत डाइवर्स एसेस है ना, देखो फ्रेंडशिप से लेकर स्टडीज से लेकर ट्रैवलिंग तक, एम्बिशन, एथिज्म, बहुत चीज़ें उन्होंने एड्रेस की हैं। तो काफ़ी डाइवर्स एसेस भी लिखे हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके फ्रांसिस बेकन भी कंप्लीट। और अब इनको कर लो आप रिवाइज, अच्छे से याद कर लो इस सारे को जो मैंने आपको बताया। और ये मोर देन इनफ इंफॉर्मेशन है फ्रॉम नेट पर्सपेक्टिव। और अगर आपको लग रहा है कि आपको और पढ़ना है बेकन के बारे में, पेजेस छोड़ दो, फ्यूचर में और ऐड कर लेना जब टाइम बचेगा, सारे नोट्स कंप्लीट करने के बाद, जो बचना है नहीं। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर आप 6 महीने टारगेट कर रहे हो तो 6 महीने में तो बहुत मुश्किल है कि आप जितना मैं करवा रही हूँ इतना याद करो, ठीक है। क्योंकि मतलब ऐसा नहीं कि नहीं होगा, हो जाएगा, पर बहुत मेहनत लग जाती है 6 महीने में इतना सारा कुछ याद करने के लिए। मतलब हो सकता है आप थोड़े इंटेलिजेंट ज़्यादा हो, मैं एवरेज अपने हिसाब से बता रही हूँ कि टाइम लगता है। मुझे तो बहुत लगा था, तो वो मैंने आपको वीडियोस बना रखे हैं कि कितना टाइम मैंने किस में लगाया और कितनी मुश्किल से चीज़ें याद होती थी। तो इसलिए 2 महीने फॉर ब्रिटिश लिटरेचर आपको आइडियली देने चाहिए। और 2 महीने में आपको इतने सारे राइटर्स पढ़ने हैं यार, मतलब कितने हैं, कुछ 400 के करीब राइटर्स हैं। तो वो बहुत ज़्यादा होता है, 400 थोड़ा ज़्यादा हो गया, मतलब 350 रख लो, 350 to 400। तो इतने सारे राइटर्स पढ़ने हैं, वो याद भी रखने हैं, वो बहुत मुश्किल होता है। तो आप जितना कम याद रखेंगे लेकिन अच्छे से याद रखेंगे, वो पेपर में बहुत हेल्प करता है। तो अभी के लिए इतना ही बोलना चाहती हूँ मैं, और अगला लेक्चर देखेंगे फिर इसके बाद। एलिजाबेथन एज थोड़ी सी लंबी है, अभी इंपॉर्टेंट राइटर्स आने हैं। क्रोनोलॉजी में चल रही हूँ, नहीं तो अदरवाइज़ मैं शेक्सपियर सबसे पहले पढ़ाती या क्रिस्टोफर मार्लो पढ़ाती। पर अब यूजीसी जो है वो वैल्यू बहुत करता है क्रोनोलॉजी की, तो हम क्रोनोलॉजी में चल रहे हैं। और आप प्लीज़ इनको क्रोनोलॉजी में ही याद करेंगे, तो आपको पेपर में काफ़ी चीज़ें एलिमिनेट करने में हेल्प हो जाएगी, ठीक है। चलो फिर ठीक है, टेक केयर, बाय बाय। रिवाइज कर लेना अच्छे से, अभी जो पढ़ा है इसको फिर से अभी रिवाइज कर लो, ज़्यादा याद रहेगा, ठीक है। चलो ठीक है, बाय बाय, टेक